चैप्टर 8 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि अरहान अपने परिवार से इतने साल से दूर था कि अब उनसे मिलने में भी हिचकिचा रहा था। मिहिर जबरदस्ती उसे अंदर लेकर आता है, उसकी माँ उसे देख रोने लगती है तो अरहान भी रोने लगाता है। वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। अब इंट्रो पर आते हैं। ओबेरॉय परिवार। घर के मुखिया और दादाजी परमजीत ओबेरॉय ये और कृष्णाकांत रायजादा दोस्त है और इनका घर पड़ोस में ही बाजू बाजू में है। अब आते दादी जी प्रीत ओबेरॉय। ये थोड़ी सख्त है और थोड़ी भोली भी, हमेशा दादाजी के जाल में फंस जाती है। अब आते हैं घर के बड़े बेटे राम ओबेरॉय। सख्त पर्सनैलिटी के मालिक, इन्हें नहीं पसंद कोई इनके खिलाफ जाए। इनकी पत्नी जानकी ओबेरॉय ये शांत और सुलझी हुई है। अब आते इनके बड़े बेटे अरहान ओबेरॉय। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। इनकी और इनके पिता की कभी एक बात पर सहमति नहीं होती और इसी की वजह से वो घर छोड़ गए थे। अब आते हैं इनके दूसरे बेटे निकेश ओबेरॉय। इनसे भी आप मिल चुके हैं। गुस्सैल, अपनी बात मनवाने वाले, राधिका से बहुत प्यार करता है। और अब आते हैं इनके तीसरे नंबर वाले भाई शिवाय ओबेरॉय की तरफ, जिनके बारे में आगे जानेंगे। अब आते हैं इनकी सबसे छोटी बहन लावण्या ओबेरॉय। ये चुलबुली है और खुशमिजाज भी है। ये 17 की है और अभी 12वीं में है। इन्हें राधिका बहुत पसंद है और बाकी रायजादा परिवार के बच्चों के साथ ही होते हैं ये। पर ये आरवी से नफरत नहीं करती, बस इनकी पट्टी नहीं है कुछ खास। अब आते हैं छोटे बेटे और निकेश के छोटे पापा अरिताज ओबेरॉय। ये हंसमुख और मजाकिया किस्म के हैं, बिल्कुल केशव जी तरह। बाकी ये बेस्ट फ्रेंड है विक्रम जी यानी आरवी के पापा के। इनकी पत्नी सावी ओबेरॉय ये सीधी है, बिल्कुल अपनी भाभी की तरह। इनके 3 बच्चे हैं। मिहिर और माहिर जुड़ावा है, इनसे भी आप मिल चुके हैं। अब आते हैं इस घर के छोटे नवाब यानी छोटे पोते नील ओबेरॉय। मजाकिया भी, गुस्सैल भी, अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ओबेरॉय परिवार हो या रायजादा परिवार, सबके फेवरेट है। ये 19 के हैं अभी, लेकिन होना खुद का बिजनेस है। ये छोटे नवाब अभी तक आरवी से नहीं मिले, क्योंकि जब 2 महीने पहले आरवी यहाँ आई थी तब से वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर है। वाइस ये डुएट पर्सनैलिटी लेके घूमते, जो नील घर वालों के समाने मासूम, क्यूट, बड़बोला और मस्तीखोर है, वहीं नील बहार वालों के लिए उतना ही गुस्सैल, खौफनाक और कुरल है। ये पर्सनैलिटी उसके भाई और रायजादा ब्रॉट ह के अलावा किसी को नहीं पता है कि उनका हंसता खेलता मासूम नील बहार कैसा है। ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचि को भी नहीं पता है। हाँ, वही रुचि राधिका की बहन। वैसे बिजनेसमैन तो निक भी है। अब कहानी की ओर चलते हैं। अरहान अभी भी जानकी जी के गले लगा हुआ था। वो रो रहा था। उन्हें देखकर बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ गए। तभी रागिनी जी भी, भाभी बच्चे इतने वक्त बाद आए, क्या ऐसे ही खड़े रखेगी आप? उनकी बात सुन जानकी जी ने अपने आंसू पिच अरहान का भी मुंह अपने पल्लू से साफ कर कहा, मैं तो भूल ही गई। इधर आ, कितने साल बाद आया, कहाँ था? क्या अपनी माँ की याद नहीं आई क्या? सोफे और बैठते हुए अरहान फिर से अपनी माँ से लिपट कर बोला, सॉरी माँ। जानकी जी ने उसके सर पर हल्के हल्के हाथ से थपकी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरहान ने कुछ सोच कहा, कहीं नहीं जा रहा, बस इतना सुनना था कि तभी सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिहिर और माहिरा भी अपनी मोम से लिपट गए। तभी लावण्या आई और बोली, सिर्फ मोम से मिलो आप, मुझे तो भूल ही जाओ। अरहान ने अपनी मोम को छोड़ा और उसकी ओर देखा तो लावण्या नाराजगी में गाल फुलाए उसकी ओर देख रही थी। मिहिर ने उसके गाल खींच कहा, अरे मेरी गोलू मोलू, तुझे भला कोई भूल सकता है? ये बोल उसने उसे गले लगा लिया। माहिरा ने तो उसके गाल पर किस ही कर डाला और बोली, ओह मेरी क्यूटी पाई, कितनी क्यूट हो गई है तू। लावण्या चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यूट नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो खूबसूरत हूँ, बस ये गाल फुले हुए रह गए, पर कोई बात नहीं, इसे भी स्लिम कर दूंगी, बिल्कुल आपकी कमर की तरह। उसकी बात पर माहिरा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। उसके बाद अरहान से जाके लिपट गई लावण्या और वो बोली, आप बहुत बुरे हो, 8 साल से गायब थे, अब आ रहे हो, मुझे तो लगा आपको याद भी नहीं होगी। मैं
ऐसे कैसे याद नहीं होगी, मुझे इतनी प्यारी बहन है, उसे भी भला कोई भूल सकता है। अरहान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा तो लावण्या मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। अरहान उसके बाद सबसे मिला। आखिर में वो अपने पापा के पैसा आके रुका। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पापा से नज़ारे मिलाने की। वो कुछ बोलने को होता है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। तभी राम जी ने उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। अरहान की आंखें एक बार फिर नम हो गई और उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए और अपने पापा को गले लगा लिया। वो धीरे से अपने पापा से बोला, सॉरी पापा। राम जी की भी आंखें नम थी। वो बोले, नहीं मेरी गलती थी, मुझे सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहिए था। राम जी की बात सुन अरहान उनसे अलग होकर बोला, नहीं पापा, मुझे एक बार आपकी बात सुननी चाहिए थी, आप पर भरोसा करना चाहिए था, सॉरी पापा। उसकी बात सुनकर राम जी उसे फिर से गले लगाते हुए बोले, कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत, अब उस बारे बात नहीं करते। ये बोलते वक्त उन्होंने अपने आंसू और अरहान के दोनों के पोंछ दिए। तभी अरहान आर्यन के पास गया और बोला, अब माफ नहीं करेगा क्या? उसका इतना सुनना था कि आर्यन उसके गले लग गया। मिहिर, माहिरा और लावण्या भी उनसे लिपट गए। सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रायजादा सिबलिंग्स भी ओबरूई सिबलिंग्स को देख एक दूसरे से लिपट गए। पर ये सिबलिंग्स अधूरे थे दोनों, क्योंकि रायजादा में आरवी नहीं थी और ओबरूई में नील। अरहान ने नोटिस किया कि जब से वो आया है नील नहीं दिख रहा, तो वो अलग होकर बोला, अच्छा ये नील कहाँ है? जब से मैं आया हूँ तब से दिखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर लावण्या मुंह बनाकर बोली, आप किसके बारे बात कर रहे हो भाई? उनके पैर कभी घर में टिके हैं क्या? जैसे ही एग्जाम खत्म हुए वो फुर हो गए सोलो ट्रिप पर, पिछले 2 महीने से गायब है और किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। आर्यन बोला, उसे मैंने कहा था कि हर रोज मुझे फोन करे, पर मजाल है ये लड़का कभी मेरी सुन ले, बस अपनी मस्ती में गुम रहता है, पता नहीं कहाँ है। तभी प्रीत दादी बोली, उसका फोन आया था आज, अभी थोड़ी देर पहले वो आ रहा है अगले हफ्ते। दादी की बात सुन आर्यन बोला, वो मुझे भी तो फोन कर सकता था ना। उसकी बात पर अरिताज जी बोले, क्योंकि उसे पता है कि तू डांटेगा उसे, उसने तुझे 3 दिन से फोन नहीं किया, उसने कहा है अब वो आके ही सबसे बात करेगा। सावी जी आर्यन से कहती है, वो आए ना तो अच्छे से खबर लेना, तो बहुत ज्यादा ही लापरवाह हो गया है ये लड़का। उनकी बात सुन मिहिर बोला, क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अरहान बोला, हाँ, और 2 महीने से गायब है, पर वो तो मुझसे मिलने दिल्ली आया था अभी। उसकी बात पर परम दादाजी बोले, मतलब वो गधा तेरे कांटेक्ट में था अब तक? अरहान ने हाँ में सिर हिलाया तो राम जी बोले, आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। तभी प्रीत दादी बोली, खबरदार अगर मेरे पोते को कुछ कहा तो। उनकी बात पर अब सब चुप हो गए। पर रुचि बोली, पर दादी मैं तो उसे बहुत मरूंगी, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बताकर ही नहीं गया वो, और ना मुझे लेकर गया। आने उसे अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। उसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। कृष्णकांत दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, अब सब आरवी की आने की तैयारी करो, वो शाम को आ रहो है। उनकी बात ऑन सब शांत पड़ गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। अरहान, मिहिर और माहिरा सबका रिएक्शन चुपचाप देख रहे थे। रोहन, राहुल, रेहा, रेयांश और रुचि ने फ्रेश होने का बहाना मार ऊपर की ओर चले गए। राधिका ने उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर जब बात न की आती है तब ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अरहान ये सब देख रहा था, उसको बुरा लग रहा था अपनी बहन अनु के लिए, जिसने उसे अब तक उठने ना जोए रखा। यहाँ आके वो अब की नफरत का सामना कर रही है। उसने मन ही मन कुछ तय किया। तभी लावण्या, आर्यन भी रायजादा सिबलिंग्स के पीछे निकल गए। आर्यन अपने साथ राधिका को भी लेता गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब राधिका अना के पास जाए। ये अब देखकर कृष्णकांत दादाजी को बहुत बुरा लगता है। विक्रम जी भी रागिनी जी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी भी अपनी बड़ी बहू को लेती गई। किसी को फर्क नहीं पड़ता था शायद अन के घर आने पर। उन्होंने ओबेरॉय परिवार की तरफ देखा तो जानकी जी बोली, हम तैयारियां करते हैं ना अनु बेटा के आने की। उनकी बात सुन कृष्णकांत दाद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर वो फीकी थी क्योंकि वो उदास थे।
परम दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक होगा, देख अरहान मिहिर माहिरा भी आगे अब। उनकी बात पर दादाजी सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैंने इस स्टोरी का हीरो का नाम बता दिया है और आगे के एपिसोड में उनको देखने को भी मिलेगा। चैप्टर 9 रिबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि ओबेरॉय परिवार को, जो अरहान का परिवार था, अरहान अपने भाई बहन के साथ अपने परिवार में वापस आ गया था। उसको सबने माफ कर दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास था। मिहिर और माहिरा भी सबसे मिलते हैं। अरहान अपने छोटे भाई मिल के बारे में पूछता है तो सब करते हैं कि वो तो सोलो ट्रिप पर चला गया, 2 महीने गायब है। अरहान उन्हें बताता है कि अब तक वो उसके कांटेक्ट था और 2 महीने पहले वो उससे मिलने भी आया था। इन सब बातों के बाद कृष्ण दादू सबको ये याद दिलाते हैं कि आरवी शाम को आ रही है तो सब उसके वेलकम की तैयारी करें। पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, खासकर रायजादा परिवार। इस बात से दादू उदास हो जाते हैं तो जानकी जी कहती है कि वो लोग तैयारी करते हैं। परम दादू उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं कि जैसे उनका पोता घर लौट आया है वैसे ही सब आरवी को भी अपना लेंगे। उनकी बात पर दादू सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरवी ने डॉक्टर को बुलवाया। फिर से डॉक्टर डरते डरते अंदर आए। आरवी ने उन्हें एक कोल्ड टोन में कहा, अब जो भी मैं कहूँ उसे शांति से सुनना और उसका सच सच जवाब देना। डॉक्टर ने उसके दोस्तों की तरफ दुख तो मयंक बोला, देखिए डॉक्टर, हमें बस अनु की हेल्थ के बारे में जानना है, आपको डर की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात आऊं। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया तो आरवी बोली, आपने कहा था कि उस हादसे से मैं डर गई थी, इसलिए मैं अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गई जो भी मैंने एक्सीडेंट से पहले किया था। उसकी बात ऑन। डॉक्टर बोले, देखिए ऐसा होता कभी कभी कुछ हादसों में। दरअसल हुआ ये होगा कि आपके दिमाग में उस वक्त वही चीज चल रही होगी जो आप अभी भूल गई है, और वो जब आप सोच रही होगी तब आप परेशान होगी या डरी हुई और अचानक आपके सामने ट्रक आ गया, इसलिए आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और उस वक्त आप जो सोच रही थी वो आप भूल गई। आरवी ने उनकी बात ऑन कहा, तो क्या वो पार्ट मुझे कभी याद नहीं आएगा? डॉक्टर ने फिर से वाई शांति से समझाते हुए कहा, नहीं, कभी कभी एक सीन या 100 सीन में वो सब याद आ जाता है, पर कभी कभी ये लंबा खींच जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। आरवी ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर को थैंक्स भी कहा और सॉरी भी, क्योंकि सुबह उसकी गलती थी। आरवी ऐसी लड़की नहीं थी कि वो अपनी गलती ना माने। डॉक्टर उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ये बोल डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आरुषि बोली, अब क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा अब सब कुछ? आरवी सोचते हुए बोली, अभी इस बारे में जाने देते हैं, बाकी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऋषित बोला, नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा जा रहा है और हमारी आइडेंटिटी भी बाहर नहीं आई। आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। सभी सिया बोली, अनु मैं एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? आरवी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों कब से मुझसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई, पूछना। उसकी बात सुन सिया बोली, अनु तेरा परिवार तुझे पसंद नहीं करता तो फिर भी तू वहां क्यों रह रही है? सिया की बात सुन आरवी मुस्कुरा उठती है, युझे पता है ना अकेले रहकर मैं अपने परिवार को कितना मिस करती थी, और किसने कहा वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, देखा नहीं सुबह मेरे एक्सीडेंट की बात सुन कैसे दौड़े चले आए थे सब। अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मेरी बदतमीजियों की वजह से थोड़ा दूर हो गए हैं। सिया बोली, अनु अगर तुझे लगे कि तू एडजस्ट नहीं हो पाएगी उन लोगों के साथ तो हम सब है, ठीक है। आरवी ने सबकी ओर देख अपनी बाहें फैला दी तो सब उसे आके लिपट गए। ऐसे ही शम हो गई। आरवी का पैर ठीक था, बस मुड़ा था इसलिए सूज गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कल तक वो पूरी तरीके से चलने फिरने लगेगी। केशव जी उन्हें लेने आ गए थे। आरवी के दोस्तों के घर से फिन आए थे, इसलिए वो लोग कल आने का बोल चले गए। आरवी ने भी उन्हें कल आने को बोला था। वो केशव जी के साथ गाड़ी में बैठ गई। केशव जी बोले, तुम अपने दोस्तों के बहुत करीब हो ना?
उनकी बात सुनकर आरवी बोली, हाँ मेरी फैमिली है, जब आप लोग नहीं थे तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरहान भाई, मिहिर भाई और मिहिरा दी तो मुझे कुछ हो जाने पर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। केशव जी उसकी बात सुनकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें लगता यहाँ कि उस वक्त अगर उन्होंने अपने छोटे भाई को रोक दिया होता तो आरवी उनके साथ अच्छी होती। आरवी ने ये नोटिस किया तो वो बोली, बड़ी आप उदास है क्या? केशव जी एक मुस्कुराहट के साथ बोले, नहीं और होगे भी नहीं, अब तुम शैतान आ गई हो। उनकी बात पर आरवी मुंह बनाकर बोली, अच्छा जी मैं शैतान। केशव जी भी उसी अंदाज में बोले, हाँ जी। उसके बाद दोनों खिलखिला कर हंस दिए। केशव जी बोले, अब तुम आ गई हो ना तो बचपन की तरह बहुत शरारत करेंगे। आरवी उनकी बात पर बोली, ठीक है, और सबको परेशान करेंगे। केशव जी हाँ में सिर हिला देते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग रायजादा मेंशन पहुंच जाते हैं। केशव जी आरवी को धीरे से नीचे उतरते हैं। अभी आरवी व्हील चेयर पर थी क्योंकि आज के दिन डॉक्टर ने उसको पैर पर कोई भी वजन डालने से मना किया था। केशव जी उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए अंदर ले गए। अंदर चारों ओर अंधेरा था। ये देख आरवी उदास हो जाती है। उसे लगा कि कोई नीचे उसके आने से खुश नहीं है, इसलिए कोई उससे नीचे मिलने नहीं आया। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसकी नम आंखें देखकर केशव जी बोले, अरे क्या हुआ मेरे शैतान बच्चे को? आरवी अपनी नम आंखें छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं बड़ी, मुझे थकान हो रही है, क्या मुझे मेरे कमरे में छोड़ देंगे? केशव जी बोले, हाँ पर बाकी सबसे तो मिल लो तुम। आरवी चारों ओर देखकर कहा, कोई है तो नहीं यहाँ, किससे मिलूं? शायद कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये बोल वो उदास हो जाती है। वही केशव जी ने उसे देख चारों ओर देखा। वो मन में बोले, अरे कहाँ चले गए सब? अब तक तो प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों को आ जाना चाहिए था। आरवी उन्हें अपने कमरे में छोड़ने का बोलती है तो केशव जी उसे कहते हैं कि सबसे मिलके तो जाओ। उस बात पर आरवी फिर उदास हो जाती है। आरवी का मुंह लटका हुआ था। वो अपने बड़े पापा की ओर देख रही थी। तभी एकदम से उजाला हुआ और सब एक साथ बोले, वेलकम होम। आरवी ने आवाज की ओर देखा जहां पर अब खड़े थे सब, मतलब सब पूरा रायजादा परिवार, साथ में पूरा ओबेरॉय परिवार भी था। आरवी की आंखें में जो अभी तक उदासी थी उसमें अब लाखों सितारों की चमक आ गई थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने अपने बड़े पापा की ओर देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेर कहा, कैसा लगा मेरी पार्टनर को सरप्राइज? आरवी खुशी से चहकते हुए बोली, बहुत अच्छा बड़ी, यू आर टू गुड, ओसम। उसकी बात सुन केशव जी उसको गले लगा लेते हैं। तभी कृष्ण दादू बोले, ये क्या बात हुई जिद्दी बच्चे, ये आइडिया हमारा था। आप थैंक यू इस नालक को कह रही है जिसने एक सामान भी यहाँ से वहाँ नहीं हिलाया। दाद जी की शिकायत सुन केशव जी का मुंह बन जाता है। वही आरवी खिलखिलाकर हंसने लगती है। सब उसकी खिलखिलाहट सुन उसकी ओर देखते हैं। रायजादा परिवार ने तो पहली बार आरवी को बिना किसी की फिक्र किए ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। आरवी ऐसे हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे और नीली आंखों में हल्का पानी चमक रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें साफ पानी की बूंद की तरह सूरज की किरण से चमक रही है और उस पानी की बूंद के बीच एक नीले रंग का क्रिस्टल रखा हो। ऐसे नहीं, उसकी खूबसूरती के दीवाने थे सब, बस सबको उसका रूड बिहेवियर पसंद नहीं आता था। आज पहली बार विक्रम जी ये नोटिस किया कि आरवी की आंखें उन पर गई है। खूबसूरत जो आंखों से ही सबको अपनी बात समझा देते। जब गुस्से में हो तब उनकी आंखें देखकर ही सब उनसे डर जाते और जब वो किसी को एकटक देखते तो उनकी आंखों की तपिश कोई सह नहीं पाता। विक्रम जी भी एकटक अपनी बेटी को देख रहे थे। आरवी ने ये महसूस हुआ और उसने उनकी ओर देखा। सिर्फ 2 पल के लिए उन दोनों का ऑय कांटेक्ट हुआ और इस 2 पल में विक्रम जी ने अपनी बेटी की आंखों में दर्द की छोटी सी लहर देख ली थी। वही आरवी ने भी उनकी आंखों में एक तड़प देख ली थी। पर इन दोनों का ईगो कौन समझाए? अपने ईगो में ये दोनों कुछ समझना नहीं चाहते थे।
इसलिए अपने मन के ख्यालों को उन्होंने झटक दिया और इन दो पालों के ऑय कांटेक्ट को किसी ने भी नोटिस नहीं किया सिवाय रागिनी जी नव जो अपने पति को देख रही थी। उनकी हिम्मत नहीं थी आरवी की आंखों में झांकने की। इधर आरवी ने उनकी ओर से नजरें घुमा ली और बाकी सबसे मिलने लगी। वही विक्रम जी की नजरें अपनी बेटी पर ही थी जो अभी अरहान की तरफ जा रही थी। आरवी अपनी व्हीलचेयर को धकेलते हुए अरहान की ओर जाने लगी। तभी अरहान जल्दी से उसकी ओर आके उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही है, एक जगह रुक नहीं सकती क्या? आरवी ने उसे झुकने का इशारा किया। अरहान भी उसका इशारा समझकर झुकता है तो आरवी उसके गले लग बोली, भैयू ये सब आपने किया ना? अरहान बोला, तुझे कैसे पता? आरवी बोली, ओहो भैयू मैं आपके साथ रह रही थी अब तक तो इतना तो मैं जान ही गई हूँ आपको जैसे आप मुझे जान गए। अरहान उसके सिर पर हाथ फिरोते हुए बोला, अच्छा मेरा समझदार बहना, पर ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया, बाकी सब ने भी मेरा साथ दिया है। आरवी उसकी ओर कंफ्यूजन से देखने लगी तो अरहान ने बाकी घर वालों की तरफ इशारा किया। आरवी ने उनकी ओर देखा, फिर उसने सबको इग्नोर कर जानकी जी की ओर इशारा कर कहा, आपकी मम्मा? अरहान ने भी उस ओर देख एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया और आरवी को जानकी जी के पास ले गया। आरवी ने जैसे ही उनके पास आती है वो बैठे बैठे ही उनके पैर छूकर बोली, नमस्ते आंटी, मैं आरवी, अरहान भैयू की बहन। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर जानकी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो आरवी के गालों को प्यार से छूते हुए बोली, अच्छा तो आप है हमारे अरहान की बहन जिसकी इतनी तारीफ कर रहे थे ये तीनों। आरवी ने अपने बाल झटक कर कहा, ऐसा है, आखिर मैं हूँ ही तारीफ के लायक। उसकी बात पर जानकी जी हंसने लगती है और प्यार से आरवी का माथा चूम लेती है। उनका एहसास पाके आरवी की आंखें बंद हो जाती है और चेहरे पर एक लंबी और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है।